हम लोग देखेंगे आगे डब्ल्यूबीसी में। हमने देखा था डब्ल्यूबीसी के दो टाइप देखे थे, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड अग्रेन्युलोसाइट्स। फिर मैं आपको बता दूं, जो हमारे डब्ल्यूबीसी होती हैं या ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं, उनमें सभी में, पूरी पांचों में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो आपके ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं, जिसमें बेसोफिल, एओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल आ रहे थे, उसमें भी क्या होते हैं, आपके ग्रेन्युलोसाइट्स हैं और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। लेकिन जो ग्रेन्युलोसाइट सेल्स होती हैं उसमें स्पेसिफिक टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स या सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जो स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स के कारण, स्पेसिफिक फंक्शन के कारण उनको ग्रेन्युलोसाइट्स बोला गया है। तो पहला हम देखते हैं न्यूट्रोफिल देखते हैं। फर्स्ट जो है न्यूट्रोफिल है और उसका एक और नाम होता है पॉलीमॉर्फ। पॉलीमॉर्फ या न्यूट्रोफिल एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है, शॉर्ट नोट्स में आएगा। इतना पूरा आपको लिखना होगा, उसके बारे में डिटेल एंड उसके फंक्शन आपको बताने होंगे। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल बोल दें या पॉलीमॉर्फ्स बोल दें, बात एक ही है। ये क्या है, ग्रेन्युलोसाइट सेल्स है। कौन सी सेल है ये, ग्रेन्युलोसाइट सेल्स है। एंड ये 60 to 70% टोटल ल्यूकोसाइट या टोटल डब्ल्यूबीसी के 60 से 70% होती है, मैंने आपको बताया था। और इसका एब्सोल्यूट नंबर जो है 3000 से 6000 पर क्यूबिक एमएम होता है। ठीक, इन्हें हम ग्रेन्युलोसाइट सेल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स हैं। सभी सेल्स में ग्रेन्यूल, इसमें भी ग्रेन्यूल्स हैं, लेकिन स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्रेन्यूल्स होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, स्पेसिफिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। 60 to 70% होता है ये टोटल में। 4000 से 11000 की बात करेंगे पर क्यूबिक एमएम की, उसमें जो है 60 to 70% होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू होती है 3 से 6000 पर क्यूबिक एमएम। सबसे लार्ज नंबर में जो हमारा जो ल्यूकोसाइट होता है या डब्ल्यूबीसी होता है, वो वन एंड ओनली कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल होता है या पॉलीमॉर्फ होता है। ठीक, इसमें इसका जो डायमीटर होता है 10 टू माइक्रोन होता है, 10 टू माइक्रोन इसका जो डायमीटर होता है। इसका साइज कितना है, उसकी जो साइज है वो 10 टू 12 माइक्रोन इन डायमीटर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, 10 टू 12 माइक्रोन डायमीटर होता है। फिर आप बोलेंगे कौन सी बुक से ले रहा हूँ मैं, बुक का नाम है चैटर्जी, उस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये जो डायमीटर वहाँ से लिया है, बाकी जो वैल्यू भी वहाँ से ली है। ठीक, आगे बात करेंगे मोस्ट न्यूमरस इन एडल्ट ब्लड, मतलब लार्ज नंबर में जो सेल है या एडल्ट ब्लड की बात करेंगे। जो सेल होती है ल्यूकोसाइट सेल जो होती है, वो कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल होती है या पॉलीमॉर्फ होती है। ठीक, आगे बात करेंगे, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अपन जो ल्यूकोसाइट देख रहे हैं, इस ल्यूकोसाइट या न्यूट्रोफिल की बात करें, न्यूट्रोफिल्स में क्या होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और वो जो न्यूक्लियस है 2 से 5 टू से 5 2 टू 5 मतलब 2 से 5 लोब इन न्यूक्लियस, मतलब जो न्यूक्लियस है 2 से 5 न्यूक्लियस, 2 भी हो सकते हैं, 2 लोब में भी हो सकते हैं, 3 लोब में भी हो सकते हैं, 4 लोब में भी हो सकते हैं, 5 लोब में भी हो सकते हैं। तो मतलब जो न्यूक्लियस है मल्टीपल लोब में होता है। क्यों, मतलब होता है, जिस कारण से इसमें क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फ्स बोला जाता है। पॉलीमॉर्फ सेल्स इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, मल्टीपल लोब में होता है। दो, मिनिमम 2 होगा, मैक्सिमम 5 लोब का हो सकता है। 2 लोब का मिल सकता है, 3 लोब का मिल सकता है, 4 लोब का मिल सकता है, 5 लोब का भी होता है। ये स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, ये 3 लोब का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जनरली मोस्ट कॉमनली 3 लोब का होता है। ये है न्यूक्लियस, जिस कारण से इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फ बोलते हैं, पॉलीमॉर्फ सेल्स भी बोला जाता है। यंगर्स न्यूट्रोफिल मतलब अभी सडन उनका जो फॉर्मेशन हुआ है, अभी फॉर्मेशन हुआ है, उसे यंगर न्यूट्रोफिल बोलेंगे। उस मतलब जो न्यू होती हैं, यंगर न्यूट्रोफिल्स होती हैं, उसमें जो लोब्स होते हैं किसके, न्यूक्लियस के, वो कम होते हैं, लेजर नंबर मतलब कम नंबर में होता है। लेकिन जो ओल्डर न्यूट्रोफिल्स होती हैं हैव ग्रेटर नंबर ऑफ लोब्स, मतलब उसमें ज़्यादा नंबर में
लोब्स होते हैं किसके, न्यूक्लियस के। यदि हम बात करेंगे न्यूक्लियस, मैंने बताया आपको 2 से 5 हो सकते हैं लोब्स के हो सकते हैं। लेकिन यदि यंग न्यूट्रोफिल की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो सकता है, उसमें कम नंबर में मतलब जो न्यूक्लियस तो होगा लेकिन उसके लोब्स कम होंगे। लेकिन यदि ओल्डेस्ट बात कर रहे हैं, पुरानी न्यूट्रोफिल्स की बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग देखेंगे तो जो न्यूक्लियस के लोब्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रखना है, यंग में कम लोब्स हैं, न्यूक्लियस तो दोनों में है लेकिन न्यूक्लियस के लोब्स हैं आपके यंग में कम होंगे और ओल्ड एज में ज़्यादा होंगे। ठीक, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मल्टीपल लोब में होता है, 2 से 5 हो सकते हैं। मैंने आपको 3 लोब बताया है, इसलिए इसे पॉलीमॉर्फ बोला जाता है। ठीक, आगे बात करेंगे, इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो इसके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एम्फोफिलिक होते हैं। मतलब ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो बेसिक डाई और एसिडिक डाई, मतलब एसिडिक डाई और बेसिक डाई, डाई मतलब होता है कलर देने वाले सब्सटेंस, एसिडिक डाई और बेसिक डाई दोनों को लेने वाले। मतलब इसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एसिडिक डाई को भी लेते हैं, मतलब एसिडिक कलर को भी ले लेते हैं। ये एसिडिक डाई को एब्जॉर्ब करके कलर देते हैं और बेसिक डाई को भी लेकर कलर देते हैं, मतलब दोनों डाई को लेकर ये कलर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ब्लू एंड रेड कलर में आपको दिख रहे हैं। एसिड डाई होगा तो रेड, ब्लू होगा तो आपका बेसिक डाई आपको दिखती है। तो ये आपके दोनों एसिड और बेसिक डाई को लेने वाले इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक, तो इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और जो एसिड और बेसिक दोनों डाई को लेने वाले होते हैं। आगे बात करते हैं, इसमें बेसिक 2 टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं। जो ग्रेन्यूल्स भी हैं ये 2 वैरायटी के होते हैं। ठीक है, पहला है प्राइमरी, फर्स्ट है प्राइमरी, जिसे हम बोलेंगे एज्यूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स। पहला बोलेंगे प्राइमरी ग्रेन्यूल्स, प्राइमरी ग्रेन्यूल्स बोलेंगे, मतलब एक उसमें जो ग्रेन्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं, प्राइमरी होते हैं या एजूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स भी हम बोलते हैं। और दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रेन्यूल, दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रेन्यूल। तो पहला होता है प्राइमरी या एजूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं। जो प्राइमरी व एजूरोफिलिक ग्रेन्यूल्स जो हैं वो क्या है, लेस इन नंबर, कम नंबर में होते हैं। जो प्राइमरी ग्रेन्यूल्स की जो संख्या होती है न्यूट्रोफिल्स में वो कैसी होती है, कम होती है लेकिन कम होती है। आगे बात करेंगे, फर्स्ट सीन इन प्रोमाइलोसाइट स्टेज। क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर। जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो भी डिफरेंट स्टेज से होकर मैच्योर होती हैं, मतलब उसको या फॉर्मेशन जो होता है डिफरेंट स्टेज से होता है। वो कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। आपको पता होना चाहिए जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो प्लेटलेट्स होती हैं, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो के अंदर होता है, रेड बोन मैरो में होता है। किस में होता है, रेड बोन मैरो में होता है, येलो बोन मैरो में नहीं होता, रेड बोन मैरो में होता है। और जब न्यूट्रोफिल का फॉर्मेशन होता है तो एक स्टेज आती है प्रोमाइलोसाइट स्टेज आती है। तो प्रोमाइलोसाइट स्टेज में हमको क्या मिलता है, फर्स्ट टाइम प्राइमरी ग्रेन्यूल्स मिलता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गवर्नमेंट का एंड आपके जो AIPGT का या PSC का, कि जो आपका प्राइमरी ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल है फर्स्ट टाइम कब अपेयर होता है, वो होता है प्रोमाइलोसाइट स्टेज में होता है, लेस इन नंबर में होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, इसमें स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स होते हैं। ये जो ग्रेन्यूल है वो स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स होते हैं। इस ग्रेन्यूल को लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है। इस ग्रेन्यूल्स को लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है। प्राइमरी ग्रेन्यूल का एक और नाम क्या हो गया, लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स भी हम बोलते हैं, लाइसोसोम्स भी हम बोलेंगे, लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स भी हम इसे बोलते हैं। क्यों, अभी आपको आगे बताता हूँ मैं। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रेन्यूल बोल दें, एजोरोफिलिक ग्रेन्यूल बोल दें आप, लेस इन नंबर में होता है, प्रोमाइलोसाइट में फर्स्ट टाइम हमको दिखता है। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कौन सा होता है, एसिड हाइड्रोलेज। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो ग्रेन्यूल है, जो प्राइमरी ग्रेन्यूल है
वो जो है काय से भरा होता है, एसिड हाइड्रोलेज से भरा होता है। मतलब उसमें कौन सा एंजाइम होता है, हाइड्रोलेज एंजाइम होता है। ठीक है, यदि आपने मेरी कभी सेल वाली से क्लासेस देखी होगी, वीडियो देखे होंगे, तो उसमें मैंने बताया है कि भाई जो सेल है, ये भी न्यूट्रोफिल भी एक सेल है, जो सेल है और जिस सेल के अंदर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यदि वो बैग लाइक स्ट्रक्चर हाइड्रोलेज एंजाइम से भरा है, हम उसे लाइसोसोम बोलते हैं। तो ये हाइड्रोलेज एंजाइम इसमें है, ड्यू टू दिस रीज़न हम इसे क्या बोलते हैं, लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। तो जो प्राइमरी ग्रेन्यूल्स हैं, उस ग्रेन्यूल्स के अंदर बहुत सारे एसिड हाइड्रोलेज नाम के एंजाइम्स होते हैं, और ड्यू टू दिस रीज़न हम इसे क्या बोलते हैं, लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। नॉर्मल सेल्स जो हमारी होती हैं, उनमें भी क्या होता है, हाइड्रोलेज होता है, वो एक बैग के अंदर भरा होता है, छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, छोटा सा ऑर्गेनिल होता है, और उस बैग को हम बोलते हैं लाइसोसोम। उसके बेस पे इसका नाम बोला गया है लाइसोसोम, बिकॉज प्रेजेंट ऑफ एसिड हाइड्रोलेज। ठीक है, आगे बात करेंगे, माइलोपेरोक्सीडेज कौन सा एंजाइम है, माइलोपेरोक्सीडेज, माइलोपेरोक्सीडेज, MPO हम शॉर्ट में से बोलते हैं। MPO माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। फिर है बैक्टीरिसाइडल सब्सटेंस होता है, बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल सब्सटेंस वो होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, बैक्टीरिया को मारते हैं। बैक्टीरिया को मारने वाले सब्सटेंस को हम बोलते हैं बैक्टीरिसाइडल सब्सटेंस। तो जो प्राइमरी ग्रेन्यूल्स है, उसमें ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरिया को मारते हैं, ड्यू टू दिस रीज़न, या बैक्टीरिया को किल करते हैं, उस कारण से उनका नाम क्या कर दिया गया है, बैक्टीरिसाइडल। मतलब न्यूट्रोफिल बैक्टीरियासाइडल, मतलब न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को मारने वाला होता है। ठीक है, दूसरा है बैक्टीरियोस्टैटिक्स। बैक्टीरियोस्टैटिक्स का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। साइडल मतलब होता है किल करने वाला, स्टैटिक्स मतलब होता है उसकी ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। मतलब ये दो काम करता है, न्यूट्रोफिल जाएगा जहाँ भी इन्फेक्शन हुआ है, उस इन्फेक्शन में जाकर, उस एरिया में जाकर वहाँ के बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोकेगा, एंड मतलब बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन को, ग्रोथ को वहाँ पर फैलने को रोकेगा, एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या करेगा, बैक्टीरिया को मारेगा। ठीक, और जो माइलोपेरोक्सीडेज नाम का एंजाइम है, ये भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन करता है। विशेषकर ये क्या करता है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स फॉर्म करता है। ठीक, और ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए वेरी वेरी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं। मतलब ये जो है जहाँ भी होंगे सेल को डैमेज कर सकते हैं। तो जहाँ पर इन्फेक्शन होता है वहाँ न्यूट्रोफिल पहुँचता है, और न्यूट्रोफिल वहाँ पहुँचकर MPO माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से क्या करता है, ऑक्सीजन का यूज़ करके, ऑक्सीजन का यूज़ करके, लार्ज नंबर में ऑक्सीजन का यूज़ करके उसे, उस ऑक्सीजन को दूसरे सुपर ऑक्साइड H2O2 और OH माइनस, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। तो ये वाला एंजाइम क्या है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनाता है। वो तीन वैरायटी के होते हैं, सुपर ऑक्साइड, H2O2 एंड OH माइनस। ये तीन टाइप के सुपर ऑक्साइड बनाता है, तीन टाइप के ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनाता है। कौन, एम माइलोपेरोक्सीडेज नाम का एंजाइम। और कौन बनाता है, जो आपके न्यूट्रोफिल के प्राइमरी ग्रेन्यूल्स उसमें प्रेजेंट होता है। जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ पर जहाँ इन्फेक्शन होता है वहाँ लार्ज नंबर में कौन पहुँचता है, न्यूट्रोफिल पहुँचता है। लार्ज नंबर में न्यूट्रोफिल पहुँचता है तो लार्ज नंबर में वो ऑक्सीजन को भी लेता है। मतलब जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पर आपकी ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये वाला एंजाइम लार्ज नंबर में ऑक्सीजन को लेकर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स फॉर्म करता है। और ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जो होते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, वायरस को मारने के लिए, पैरासाइट को मारने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को मारने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे, ऑल्सो कंटेन पावरफुल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल पॉलीपेप्टाइड डेफेंसिन डेफेंसिन। ठीक है, तो क्या है, जो आपका न्यूट्रोफिल होता है उसमें एक पावरफुल
ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल पॉलीपेप्टाइड डेफिनेशन होता है, मतलब ऐसा सब्सटेंस होता है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब होता है बहुत बड़े ग्रुप या डिफरेंट टाइप के जो आपके माइक्रो या डिफरेंट टाइप के जो आपके माइक्रोबियल्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको किल करने का, उनको न्यूट्रलाइज करने का, उनको मारने का जो पावरफुल जो पॉलीपेप्टाइड डिफेंसन है वो किसके पास होता है, आपका प्राइमरी ग्रेन्यूल्स के पास होता है, मतलब न्यूट्रोफिल के पास होता है। तो इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी ग्रेन्यूल बोल दें, एजीरोफिलिक ग्रेन्यूल बोल दें, लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स बोल दें। कम नंबर में होते हैं, कम नंबर में होती, संख्या कम होती है। पहली बार प्रोमाइलोसाइट स्टेज में मिलता है हमको जब वो न्यूट्रोफिल ग्रोथ करता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोलेज एंजाइम होता है, माइलोपेरोक्सीडेज होता है, बैक्टीरियासाइडल सब्सटेंस होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक सब्सटेंस होते हैं। लाइसोसोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोलेज होता है एंड इसमें पावरफुल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल पॉलीपेप्टाइड डेफेंसिन प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये आपके प्राइमरी ग्रेन्यूल्स के बारे में है, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है और आपके गवर्नमेंट जॉब में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे बात करेंगे सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स। सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स जो है मोर इन नंबर, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है, अपियर इन स्टेज ऑफ माइलोसाइट। माइलोसाइट स्टेज जब न्यूट्रोफिल ग्रो करता है और उसमें जो माइलोसाइट स्टेज आती है उस स्टेज में सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स अपियर होते हैं या सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स हमको वहाँ से मिलते हैं। प्रोमाइलो में क्या मिलता है, प्राइमरी मिलता है, और माइलो में क्या मिलता है, हमें सेकेंडरी मिलता है। लेकिन जब माइलो स्टेज होगी उसमें सेकेंडरी भी होगा एंड प्राइमरी भी होगा, क्योंकि जो प्रोमाइलो है वो माइलो से पहले की स्टेज है। तो यदि हम माइलो स्टेज की बात करेंगे, माइलोसाइट स्टेज की बात करेंगे, तो उसमें प्राइमरी ग्रेन्यूल भी होगा और सेकेंडरी ग्रेन्यूल जस्ट अभी आया होता है। तो कोई बोलता है कि जो सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल होते हैं वो हमको कौन सी स्टेज में मिलता है, माइलोसाइट स्टेज में हमको मिलता है, जो उसकी ग्रोथ वाली जो सेल होती है, रेप्लिकेटिंग सेल्स होती है, और जो उसकी न्यू न्यूट्रोफिल्स फॉर्म करने वाली जो स्टेज होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो माइलोसाइट्स में हमको प्राइमरी सेकेंडरी दोनों मिलते हैं। आगे बात करेंगे, इसमें एंजाइम्स होते हैं। इसमें कौन से एंजाइम्स होते हैं, इसमें स्पेसिफिक जो कंटेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? पहला है लैक्टोफेरिन, स्पेसिफिक टाइप का सब्सटेंस होता है लैक्टोफेरिन। दूसरा होता है विटामिन B12 बाइंडिंग प्रोटीन, विटामिन B12 बाइंडिंग प्रोटीन, स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो किसके पास होता है, लाइसोस मतलब जो आपके सेकेंडरी ग्रेन्यूल के पास होता है। एंजाइम सिस्टम होता है जो प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। सेकेंडरी जो आपके ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके पास भी एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम सिस्टम होता है जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स फॉर्म करते हैं, और ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल करने के लिए। एंड इसमें क्या होता है, एसिड हाइड्रोलेज नहीं होता है, हाइड्रोलेज नहीं होता है, इस कारण से इसको हम लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स नहीं बोलते हैं। तो एग्जाम का क्वेश्चन है कि लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी में हाइड्रोलेज नहीं होता है। एंड इसमें कीमोटैक्सिस सब्सटेंस होता है। कीमोटैक्सिस सब्सटेंस, कीमोटैक्सिस सब्सटेंस वो होता है जो जैसे आपकी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हो गया और वहाँ पर कौन पहुँचेगा, न्यूट्रोफिल पहुँचेगा, लेकिन दूसरे न्यूट्रोफिल्स को तो बुलाना है हमको। तो दूसरे न्यूट्रोफिल्स को बुलाने के लिए और न्यूट्रोफिल्स को वहाँ बुलाने के लिए, क्योंकि लार्ज नंबर में बैक्टीरिया होंगे तो लार्ज नंबर में हमको वहाँ पर डिफेंस सेल चाहिए, और डिफेंस सेल्स कौन सी, न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल आएगा तभी तो बैक्टीरिया को मारेगा, तभी तो वो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बना के और बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करेगा, और लार्ज नंबर में हमको न्यूट्रोफिल चाहिए होंगे। तो यदि एक दो न्यूट्रोफिल आए हैं तो और न्यूट्रोफिल को बुलाना है, तो जो ये वहाँ के जो न्यूट्रोफिल जो पहुँचे हैं बैक्टीरिया के पास, तो वो अब क्या करेंगे, एक विशेष मैसेज देंगे, और मैसेज जो देंगे वो किसके थ्रू देंगे, कीमोटैक्सिस सब्सटेंस है, कीमोटैक्टिक जो सब्सटेंस होते हैं वो रिलीज करेंगे सेकेंडरी ग्रेन्यूल से, और बहुत सारे WBCs को वहाँ बुलाएंगे, लार्ज नंबर में WBC आएगी और वहाँ बैक्टीरिया को तुरंत स्पीड रैपिडली क्या करेगी, उसे मारेगी। ठीक, तो ये होती है आपकी सेकेंडरी ग्रेन्यूल के बारे में जो बता रहा हूँ मैं आपको। तो प्राइमरी ग्रेन्यूल एंड जो सेकेंडरी ग्रेन्यूल
दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेन्यूल हैं किसके, आपके न्यूट्रोफिल के, जो आपको बिल्कुल टिप ऑफ टंग होना चाहिए, एग्जाम में भी आता है। ठीक, हम लोग देखेंगे न्यूट्रोफिल में टॉक्सिक ग्रेन्यूल। टॉक्सिक ग्रेन्यूल क्या होते हैं? नॉर्मली फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो न्यूट्रोफिल है या पॉलीमॉर्फ जो है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं क्योंकि उसमें स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं या एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो टॉक्सिक ग्रेन्यूल होता है ये तब प्रोड्यूस होता है जब बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। जब बॉडी में ह्यूमन बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर करता है, तब ये न्यूट्रोफिल जो हैं वह उस एरिया में पहुंचते हैं जहाँ पर इन्फेक्शन है, और उस दौरान क्या होता है, इन न्यूट्रोफिल्स में एक स्पेसिफिक टाइप के ग्रेन्यूल्स हमको मिलते हैं, कॉल्ड टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स हम उसे बोलते हैं, जो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए एंड इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, बॉडी को इन्फेक्शन फ्री करने के लिए स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। तो ये टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो 3 टाइप के ग्रेन्यूल हो गए, प्राइमरी सेकेंडरी तो फिजियोलॉजिकली होगा, लेकिन जब कोई इन्फेक्शन होगा तब एक और ग्रेन्यूल होगा, या जिसे हम बोलेंगे टॉक्सिक ग्रेन्यूल। लेकिन एग्जाम के व्यू से प्राइमरी सेकेंडरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा जो इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया वो आपको आना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल या पॉलीमॉर्फ का क्या फंक्शन होता है, मतलब हमारी बॉडी में करते क्या हैं। ठीक, तो पहला फंक्शन होता है फेगोसाइटोसिस। क्या होता है फेगोसाइटोसिस? आपको बता दूं, जो न्यूट्रोफिल है बहुत लार्ज नंबर में, मतलब सभी WBC की तुलना में ये ज़्यादा होती है, और इसे हम बोलते हैं प्राइमरी या एक्यूट सेल भी बोलते हैं, प्राइमरी या एक्यूट डिफेंस सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है या जब भी हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है पहली बार, तो जैसे वो बॉडी में एंटर करेगा तो सबसे पहले हमारी बॉडी में उस इन्फेक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमारी बॉडी में आती हैं, मतलब उस एरिया में आती हैं न्यूट्रोफिल्स। तो सबसे प्राइमरी या एक्यूट सेल भी होती है, या हम इसे एक्यूट इन्फ्लामेटरी सेल भी बोलते हैं, या इसे फर्स्ट डिफेंस सेल्स भी हम लोग बोलेंगे। तो न्यूट्रोफिल जो है वो जहाँ भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होगा सबसे पहले कौन आएगा, न्यूट्रोफिल आता है, और न्यूट्रोफिल पहुँचेगा उस एरिया में। मान लेते हैं इस एरिया में कोई बैक्टीरिया घुस गया है, तो जो आपका जो न्यूट्रोफिल है वो क्या करेगा, न्यूट्रोफिल क्या करेगा, उसे रीड करेगा। रीड करने के बाद 1-2 न्यूट्रोफिल वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। साथ में क्या होंगे, दूसरे न्यूट्रोफिल्स भी वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। और उन न्यूट्रोफिल्स को पहुँचाने के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। आपको बता दूं कि जब बैक्टीरिया वायरस जाता है तो एकदम ब्लड वेसल्स में तो जाता नहीं है। जो आपका जो न्यूट्रोफिल होता है, मान लेते हैं ये कोई बॉडी का पार्ट है और ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक। थोड़ा बड़ा बनाते हैं वैसे, ये मान लीजिए बॉडी का कोई पार्ट है और ये ब्लड वेसल्स हैं, और यहाँ पर न्यूट्रोफिल प्रेजेंट है, और इन्फेक्शन यहाँ टिश्यू में हुआ है, यहाँ बैक्टीरिया आके पड़ा हुआ है, ठीक। तो जैसे बैक्टीरिया यहाँ पर आता है तो बॉडी को मालूम चलता है, क्योंकि ये क्या करता है, स्पेसिफिक टॉक्सिन रिलीज़ करता है। ये जैसे टॉक्सिन रिलीज़ करेगा, तो ये जैसे टॉक्सिन रिलीज़ करेगा, इस टॉक्सिन के बारे में किसको मालूम चलता है, न्यूट्रोफिल को मालूम चलेगा, ठीक है। जैसे न्यूट्रोफिल को मालूम चलेगा, ठीक, या ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये क्या होगा, यहाँ रिलीज़ होगा, और रिलीज़ होगा यहाँ की एक स्पेसिफिक सेल्स होती है ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, जिसे हम बोलते हैं मास्ट सेल बोलते हैं। और ये मास्ट सेल जो होंगे, जैसी बैक्टीरिया वायरस पहुँचेगा उससे निकलने टॉक्सिन के संपर्क में जैसे मास्ट सेल आएगी, ये रिलीज़ करेगी स्पेसिफिक टाइप का केमिकल जिसे हम बोलते हैं हिस्टामिन। और ये जो हिस्टामिन है ये एग्जैक्टली क्या करेगा, ये होगा, ये सब ब्लड वेसल्स पे काम करेगा, और ब्लड वेसल्स पे काम करके यहाँ पर क्या होती है, बहुत सारी एंडोथेलियल सेल्स होती हैं।
आपको पता होना चाहिए हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती हैं, और ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं ये लीकी नहीं होती हैं। मतलब न्यूट्रोफिल के लिए नॉर्मल कंडीशन में न्यूट्रोफिल क्या है, यहाँ से बाहर निकल के नहीं आ सकता है नॉर्मल कंडीशन में। अभी आपकी बॉडी और मेरी बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं है तो न्यूट्रोफिल ब्लड में ही बहता रहेगा। और वो भी कहाँ बहेगा, सेंट्रल में, सबसे बीच में होता है WBC, उसके बाजू में होती हैं RBC, और सबसे लास्ट में होती हैं प्लेटलेट्स। मतलब ये आपकी ब्लड वेसल्स है, तो बीच में कौन होगा, WBCs होंगे, फिर उसके बाजू में होगी इधर RBCs होंगी, और फिर यहाँ पर प्लेटलेट्स होंगे। ऐसा होता है। मतलब बड़ी सेल, WBC क्या है, थोड़ी बड़ी सेल्स हैं, तो बड़ी सेल्स बीच में होती हैं, फिर उससे छोटी सेल होती है RBC, और सबसे छोटी सेल जो होती है प्लेटलेट साइड में होती है। तो मतलब ये बीच में बह रहा है और ये कभी बाहर ऐसे निकल के नहीं आता है, ठीक। लेकिन हमें तो इस न्यूट्रोफिल को यहाँ पहुँचाना है, क्योंकि न्यूट्रोफिल को तो यहाँ पर आना है, क्योंकि बैक्टीरिया तो यहाँ पर है और यहीं पर आएगा न्यूट्रोफिल। तभी क्या करेगा, ये फेगोसाइटोसिस करेगा, तभी क्या करेगा, वो किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेगा, तभी तो बैक्टीरिया को मारेगा, ठीक है। किसके द्वारा मारेगा, जो उसके पास प्राइमरी और जो सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स हैं वो स्पेसिफिकली क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे एंजाइम्स को, और मैंने आपको बताया था उसमें आपके ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स फॉर्म करेंगे जो बैक्टीरिया को मारेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेंगे, ये सब फंक्शन करेंगे। तो न्यूट्रोफिल तो बीच में बह रहा है, तो जैसे ही बैक्टीरिया आएगा टॉक्सिन रिलीज करेगा, टॉक्सिन के कांटेक्ट में कौन आएगा, मास्ट सेल आएंगी। मास्ट सेल जो होती हैं आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं और ब्लड वेसल्स के बिल्कुल बाहर, ब्लड वेसल्स वॉल के जस्ट बाहर बिल्कुल पड़ी होती हैं, लाइन से पड़ी होती हैं। और जैसी टॉक्सिन्स के संपर्क में आएगी मास्ट सेल एक्टिवेट होती है, वो एक हिस्टामिन नाम का केमिकल रिलीज करती है। और ये जो हिस्टामिन होता है ये एक इम्पॉर्टेंट काम करता है। क्या इम्पॉर्टेंट काम करता है ये हिस्टामिन क्या करता है, ये जो आपकी एंडोथेलियल सेल्स हैं इनमें क्या करेगा, इनको इसमें कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जो एंडोथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन चिपकी होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो जिससे क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी जो एंडोथेलियल सेल्स हैं इनके बीच में गैप बन जाएगा, जिसे हम बोलते हैं एंडोथेलियल गैप बोलेंगे। और इस एंडोथेलियल गैप से न्यूट्रोफिल को यहाँ तक लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जैसे हिस्टामिन रिलीज होगा, हिस्टामिन क्या करेगा, एंडोथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिससे एंडोथेलियल सेल्स के जो बीच में गैप पैदा हो जाएगा। साथ में इस एंडोथेलियल सेल्स को एक में स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा, जो इस बीच में घूम रही WBC में जो न्यूट्रोफिल है उसको क्या करेगी, वो मतलब हैंग कर लेगी या वहीं रोक लेगी या चिपका लेगी। और जैसे चिपकाने के बाद उसके बाद क्या करेगी, वो यहाँ से जो आपके बीच वाली गैप से न्यूट्रोफिल को क्या करेगी, उस बैक्टीरिया तक रिलीज करवा देगी या छोड़ देगी। तो यहाँ से निकल के न्यूट्रोफिल आएगा और फाइनली कहाँ पहुँच जाएगा, वो बैक्टीरिया के पास पहुँच जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं, जैसे बॉडी में इन्फेक्शन जाता है इसके बारे में और डिटेल जो है वो सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी में आपको देखना होता है, इन्फ्लामेशन में देखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रोफिल है उसका काम होता है फेगोसाइट करना, मतलब उस चीज़ को खाना, मतलब उस बैक्टीरिया को जाके इंगल्फ करना, फेगोसाइट करना, और फेगोसाइट करके उसको अंदर लेना, और अंदर लेने के बाद उसमें आपके प्राइमरी और सेकेंडरी जो आपके ग्रेन्यूल्स हैं उसके द्वारा उस पर एक्शन दिखाना और उसे किल करना, ये होता है बैक्टीरिया को किल करने का काम होता है। लेकिन न्यूट्रोफिल को पहले बैक्टीरिया तक जाना पड़ेगा। तो क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है वो टिश्यू में बैक्टीरिया पहुंचता है, वो टॉक्सिन रिलीज करता है। वो टॉक्सिन क्या होगा, आजू बाजू ब्लड वेसल्स पड़ी होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ब्लड वेसल्स वॉल पे मास्ट सेल प्रेजेंट होती है। जैसे टॉक्सिन रिलीज होता है वो मास्ट सेल के कांटेक्ट में आता है, मास्ट सेल क्या होती हैं, एक्टिवेट होती हैं, एक्टिवेट होने के बाद क्या रिलीज करती है, हिस्टामिन रिलीज करती हैं। हिस्टामिन क्या होता है, उस ब्लड वेसल्स वॉल में जो प्रेजेंट एंडोथेलियल सेल्स हैं उनके कांटेक्ट में आता है, और ये जो हिस्टामिन होता है उस एंडोथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन कराता है तो एंडोथेलियल सेल्स क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और जब दो एंडोथेलियल सेल्स सिकुड़ेंगी तो उनके बीच में गैप बन जाता है। तो जो गैप बनता है वो एक इम्पॉर्टेंट गैप होता है। सेकेंड क्या होता है, जो हिस्टामिन होता है वो एंडोथेलियल सेल्स की सरफेस पर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, और वो क्या करेगा,
न्यूट्रोफिल को बाइंड करेगा। न्यूट्रोफिल को बाइंड करके, जो बीच में बहरी न्यूट्रोफिल, उसको बाइंड करके क्या करेगा, इस गैप से अंदर की ओर आने के लिए वो एक गैप, जो गैप बना है उस इस गैप से अंदर आना न्यूट्रोफिल को, तो लाने के लिए क्या करेगा, पहले ये एंडोथेलियल सेल्स को पकड़ेगा, बाइंड करेगा, और उसके बाद धीरे से उसे क्या करेगा, यहाँ मूव करते हुए बाहर इस गैप से अंदर कर देगा। और गैप से अंदर करने के बाद वो फाइनली न्यूट्रोफिल कहाँ पहुँच जाएगा, आपके बैक्टीरिया के पास पहुँच जाएगा। जैसे न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया के पास पहुँचता है, ये रिलीज़ करता है, कल आपको बताया, मैंने आपको बताया था इसमें टेक आपको बताया था मैंने, कीमोटैक्सिस एजेंट या कीमोटैक्सिस सब्सटेंस होते हैं, कीमोटैक्टिक सब्सटेंस होते हैं, वो रिलीज़ करता है और वो और न्यूट्रोफिल्स को बुलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ बहुत सारे न्यूट्रोफिल आ जाते हैं और ये न्यूट्रोफिल क्या करेंगे, बैक्टीरिया को फैगोसाइट, फैगोसाइट मतलब होता है उसको, फैगोसाइट करने का मतलब होता है ये उस बैक्टीरिया को खा लेते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। फैगोसाइट मतलब होता है बैक्टीरिया को वो अपने और अंदर ले लेते हैं। अंदर लेने की जो प्रोसेस होती है बैक्टीरिया को, उसे हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, या इसका एक और नाम होता है एंडोसाइटोसिस, लेकिन यहाँ न्यूट्रोफिल के लिए वर्ड यूज होता है फैगोसाइटोसिस करते हैं। और फैगोसाइटोसिस करने के बाद बैक्टीरिया अंदर आता है न्यूट्रोफिल के अंदर आने के बाद जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए जो न्यूट्रोफिल में जो आपके ग्रेन्यूल्स होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, वो स्पेसिफिक प्रोसेस करते हैं और बैक्टीरिया को मारते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो पहले क्या करते हैं, वो फैगोसाइटोसिस करते हैं और देन क्या करते हैं, किलिंग ऑफ माइक्रोब्स करते हैं। तो इस तरीके से एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, इस तरीके से न्यूट्रोफिल जो है काम करती है, बैक्टीरिया को मारती है, बैक्टीरिया को किल करती है। और लार्ज नंबर में न्यूट्रोफिल को लाने के लिए उस एरिया में उस न्यूट्रोफिल से क्या निकलता है, कीमोटैक्सिस ए सब्सटेंस निकलता है, जो न्यूट्रोफिल्स को बुलाता है, मैसेज देता है कि भाई यहाँ पर इन्फेक्शन है, आ जाओ। क्योंकि जितना अधिक बैक्टीरिया होगा उतने लार्ज नंबर में उस एरिया की ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगी, परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एंडोथेलियल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तभी तो गैप बनेगा, तभी लार्ज नंबर में न्यूट्रोफिल्स वहाँ पर आएंगे और न्यूट्रोफिल्स वहाँ पर आएंगे और बैक्टीरिया को मारेंगे। कितनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। जनरली न्यूट्रोफिल्स तो ब्लड में होता है, लेकिन वहाँ से निकल के यहाँ लाने के लिए हमारी बॉडी ने उस एरिया में चेंजेस लेके आता है। तो उस सबको करने के लिए हिस्टामिन होता है एंड डिफरेंट टाइप के कुछ और केमिकल मीडिएटर्स भी होते हैं, केमिकल मीडिएटर्स हम बोलते हैं। या हम एक बात करेंगे विशेष का जो होता है इम्पॉर्टेंट जो केमिकल मीडिएटर होता है, इसका नाम होता है हिस्टामिन, जो मास्ट सेल से निकलता है। तो ये आपका है कंप्लीट कॉन्सेप्ट किसका, न्यूट्रोफिल का। फंक्शन क्या है, फैगोसाइटोसिस एंड किलिंग ऑफ माइक्रोब्स। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, वो न्यूट्रोफिल क्या करेगा, बैक्टीरिया को अपने अंदर ले आएगा, इसे हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस, मतलब खा लेगा। और उसके बाद वो क्या करेगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन करेगा और आपका एंजाइमेटिक रिएक्शन कर बैक्टीरिया को किल कर देगा। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ न्यूट्रोफिल की जो आपको आनी चाहिए। ठीक।